कैसे हो आप सारे। इसराइल ने 12 से 13 जून के बीच में अटैक किया ईरान के ऊपर, बहुत ही गंदा वाला, और उसके रिटेलिएशन में ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया। इसकी इंटेंसिटी समझनी है ना आपको, तो ये समझ लो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके हिसाब से कंपेयर करा जाए ना, तो बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे इन दोनों के बीच में अटैक्स हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। संख्या बताऊंगा तो आपको फील आ जाएगा। इसराइल ने अपने ऑपरेशन के तहत 12-13 जून को 200 जेट्स का इस्तेमाल करा, 200 जेट्स, और उसके थ्रू उन्होंने ईरान के 100 से ज़्यादा जगह को टारगेट किया है। और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह थी वो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूल वगैरह और न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह होते हैं, वो जगह। अब आप इमेजिन कर सकते हो, मतलब बिल्कुल सोच समझ के ये मारा गया था कि न्यूक्लियर वाली जगह पे ही मारना है। ईरान ने रिटेलिएट किया और उन्होंने 100 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल की तरफ छोड़ी। उसके साथ में काफ़ी सारे ड्रोन्स भी थे। तो इंटेंसिटी का तो कोई डाउट करने की बात ही नहीं है, डाउट करना ही नहीं है। पर सवाल ये उठता है कि इस टाइम पे ये इतना ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ अटैक्स क्यों हैं इन दोनों के बीच में। और इस टाइम जो दुनिया है ना, वो एक ऐसे ब्रिंक पे खड़ी हुई है, एक ऐसे मोड़ पे खड़ी हुई है कि कुछ भी हो सकता है। इसकी इंटेंसिटी को नॉर्मल जनता समझ नहीं रही है, और जिस दिन कुछ बड़ा हो जाएगा उस दिन फिर सारी कुछ न्यूज़ में आना शुरू हो जाएगा, लेकिन बड़ा होने के बहुत करीब है। अभी मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊंगा तो आपको फील आ जाएगी। तो ये सारा कुछ हो क्यों रहा है इस टाइम पे, इसका बहुत ही सिंपल रीज़न है। वही रीज़न है जो रीज़न एक दिन इस पूरी धरती के ख़त्म होने का रीज़न बनेगा, इंसान के ख़त्म होने का रीज़न बनेगा। और जो कहते थे ना कि बोलते हैं कि ये कोटेशन है, पता नहीं किसने बोली थी, कि एक दिन ऐसा आएगा कि एक वर्ल्ड वॉर होगा और उसके बाद में लोग उसके साथ लड़ेंगे, लकड़ी के साथ और पत्थरों के साथ लड़ेंगे, क्योंकि ह्यूमैनिटी इतना पीछे पहुंच जाएगी कि बस जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि न्यूक्लियर अटैक्स होंगे एक दूसरे के ऊपर और बुरा हाल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये स्ट्राइक्स हुई है, इसका भी रीजन न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने की तैयारी जो ईरान कर रहा है वही है। अब ये समझने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं आपको थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज देता हूँ, हालांकि बहुत सिंपल भाषा में दूंगा। देखो, न्यूक्लियर बॉम्ब जो बनता है ना, वो दो मटेरियल से बनता है, एलिमेंट से बनता है। यूरेनियम 235 235 और प्लूटोनियम 239 239। लेकिन हमारे नेचर में ना ये ऐसे बने रखे मिलते नहीं है। मतलब ऐसे नहीं है कि आप जाके और आपको मिल जाएंगे कहीं भी। अगर ऐसे मिल जाते तो बहुत ही डेंजरस होते हैं। यूरेनियम प्रेजेंट होता है हमारे नेचर में यूरेनियम 238 की फॉर्म में ज़्यादातर। मतलब जो भी यूरेनियम मिलता है उसमें 99% से भी ज़्यादा यूरेनियम 238 होता है, जो डेंजरस नहीं होता, जो चेन रिएक्शन नहीं कर सकता। देखो, न्यूक्लियर बॉम्ब का, फिजन वाले न्यूक्लियर बॉम्ब का क्या सीन रहता है कि उसमें आपको एक चिंगारी देनी होती है, जिसे प्रोटॉन बोलते हैं। चिंगारी दे दी तो वो आपस में बॉम्ब की तरह कोलाइड होते हैं और बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वही एनर्जी यूज होती है दूसरे फिर अगले चेन रिएक्शन में, और ऐसी चेन रिएक्शन क्रिएट होती है कि बॉम्ब जो है वो, जैसे आपने कभी पटाखे देखे होंगे दिवाली पे जो लड़ी लगा देते हैं बहुत लंबी सी, वो उस तरीके का बॉम्ब बन जाता है और इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि भाई कंट्रोल नहीं होती। ठीक है, तो यूरेनियम 235, एक तो ये फ्यूल ये काम कर सकता है, और दूसरा प्लूटोनियम 239। ठीक है, लेकिन नेचर में ये होते नहीं है। नेचर में मैक्सिमम होता है यूरेनियम 238। तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि आप यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ाओ, जो 1% से भी कम होती है ना, उसको 90% तक लेके जाओ, और फिर वो बॉम्ब बन जाता है, बॉम्ब बनाने लायक फ्यूल बन जाता है। दूसरा होता है कि आप यूरेनियम 238 को कन्वर्ट करो प्लूटोनियम 239 में, और फिर वो बॉम्ब बन जाता है। ये दो तरीके होते हैं यूजुअली। इंडिया ने प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल करा था, और तभी उन्होंने अपना पहला ऑपरेशन करा था न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का। ठीक, लेकिन ईरान जो है वो यूरेनियम 235 बढ़ा रहा है। जैसे यूरेनियम जो है वो 99% तो 238 है, वो यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ा रहा है, और उसको 90% के ऊपर अगर वो ले गया तो इसका मतलब ये है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। सिचुएशन क्या है कि ईरान ने 2003 से ही उसकी एम्बिशंस थी कि भाई मेरे को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है। हालांकि बीच में वो कहते थे कि हम बॉम्ब बनाएंगे ही बनाएंगे, बीच में वो कहते थे कि नहीं नहीं हम तो न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं, जिससे हम न्यूक्लियर फ्यूल रिएक्टर बनाएंगे ताकि न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के जो काम आती है वो सारा कुछ हमें मिल जाए। ठीक है भाई, ये चलता रहा बहुत लंबे टाइम तक। अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं कि एक आध साल में आप कर लोगे, टाइम लगता है उसमें, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी चलते रहे। लेकिन फिर भी हमेशा से ये डर रहता था कि ईरान किसी दिन न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। तो 2015 में एक डील साइन हुई थी यूएसए और ईरान के बीच में, और ये डील थी न्यूक्लियर डील, जिसमें ये बात हुई थी कि भाई ईरान के ऊपर से हम सैंक्शंस हटा लेंगे। यूएसए ने बोला और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएस साथ में ही हर चीज़ में ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है, कि भाई हम तुम्हारे ऊपर से सैंक्शन हटा लेंगे, तुम्हारे ऊपर जो $100 बिलियन के तुम्हारे एसेट्स हैं जो फ्रोज हो चुके हैं, जिनको तुम यूज़ नहीं कर पा रहे, और ईरान की जो इकॉनमी है जो क्राइसिस में और गंदे लेवल पे फेल हो रही है, वो बच जाएगी। लेकिन हमारे साथ तुम्हें एक डील साइन करनी पड़ेगी, वो होगी न्यूक्लियर डील। और डील का मतलब ये है कि तुम्हारा जो यूरेनियम 235 है ना, जो मैंने बोला था कि 90% के ऊपर पहुंचना चाहिए उसकी प्योरिटी, वो आप 3.67% के ऊपर नहीं लेके जाओगे।
3.67% के नीचे का मतलब ये है कि तुम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो, प्लांट बनाओ, वो सारे काम करो, बॉम्ब्स वॉम्ब्स के पास नहीं जाना है। ईरान ने हाँ बोल दी। उसको था कि भाई चलो हमारी इकॉनमी जो है वो बढ़िया ग्रो करने लग जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, और नहीं बना रहे हम अभी यूरेनियम 235, कोई बात नहीं। लेकिन जब ट्रंप आया ना, 2018 की बात है, तो ट्रंप ने ये डील कैंसिल कर दी। और उसका रीज़न जो था वो ट्रंप का कहीं ना कहीं वैलिड रीज़न था। रीज़न ये था कि ईरान जो है वो ये तो कह रहा था कि हम यूरेनियम 235 नहीं बनाएंगे, उसको 90% प्योरिटी पे नहीं लेके जाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा था, जो मतलब मिसाइल जो न्यूक्लियर बॉम्ब को लेके जाएगी उसका डेवलपमेंट कर रहा था। एट द सेम टाइम वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए जो और चीज़ें होती हैं, यूरेनियम 235 की डील तो तुमने कर ली, लेकिन बाकी सारी चीज़ें कवर तो नहीं हुई ना, बाकी सारी चीज़ों पे काम चलता रहा। साथ में ईरान जो है वो कई सारी हमास, हिजबुल्ला ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनको सपोर्ट भी कर रहा था, उसके भी काफ़ी सारे लिंक्स हैं। उसमें पैसा खर्च हो रहा था जो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं यूएसए के सैंक्शंस हटाने के बाद जो पैसा ईरान में आ रहा है वहीं से आया। तो ट्रंप का कहना यह था कि ये फालतू की स्टूपिड डील है, बहुत ही बेवकूफ़ वाली डील है। ईरान को हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोक नहीं रहे हैं, बस डिले कर रहे हैं, और डिले भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जब वो डिले हो रहा है तो ईरान इस टाइम का फ़ायदा उठा के बाकी की तैयारियां कर रहा है। जिस दिन ये डील खत्म होगी उस दिन वो यूरेनियम बना लेगा। तो उसने डील कैंसिल कर दी ट्रंप ने 2018 में। ईरान ने बोला भाई ठीक है, डील कैंसिल कर रहे हो तो हम फिर यूरेनियम जो हमारा 3.67% के नीचे वाला था कि इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, अब हम इसको ऊपर उठाना शुरू करेंगे। 2019 के आसपास तक लास्ट में ये लोग 5% तक प्योरिटी ले आए उसकी यूरेनियम की। अब एक ऑर्गेनाइजेशन होती है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका नाम है। इनका काम यही होता है कि ये देख रेख करते हैं हर जगह पे कि भाई कौन कितना जो फ्यूल है, यूरेनियम है, उसको कितना प्योरीफाई कर रहा है, कोई इतना ज़्यादा प्योरीफाई तो नहीं कर रहा जिससे बॉम्ब बन जाए। ये सारा कुछ वेरीफाई करते रहते हैं। तो इन्होंने बताया कि भाई 5% से ज़्यादा ईरान पहुँच चुका है ऑलरेडी। सितंबर 2020 में IAEA इसने बताया कि भाई ईरान जो है वो अब और तेज़ी से बढ़ रहा है। 2020 की बात है। जो लिमिट होती थी ना 3.67% जो पहले न्यूक्लियर डील में थी, उसका 10 गुना वो ऑलरेडी कर चुका है, यानी कि 30% के आसपास। अब जैसे ये बातें इसराइल के पास पहुंची तो इसराइल ने साइबर अटैक करने शुरू कर दिए ईरान की फैसिलिटीज़ के ऊपर। जब ये ईरान को पता चला, जैसे अप्रैल 2021 की बात है कि इसराइल के एक साइबर अटैक का पता चला था ईरान को, जो गंदा वाला साइबर अटैक था, तो ईरान ने फिर बोला कि अब हम और ज़्यादा एनरिच करेंगे यूरेनियम को, और वो 60% प्योरिटी की तरफ चलने लग गए, आगे चलने लग गए। और मई 2021 में IAEA ने ये वार्न कर दिया कि भाई अब पूरी दुनिया में सिर्फ वही लोग 60% प्योरिटी तक पहुंच रहे हैं जो लोग न्यूक्लियर बॉम्ब रखते हैं या बना रहे हैं, और वो ईरान है पूरी दुनिया में। तो ये क्लियर हो गया कि भाई अब उनका इंटेंशन जो है वो न्यूक्लियर फ्यूल का है ही नहीं, वो बॉम्ब बना रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 2021 के आसपास, 2020 के बाद ही ईरान, इसराइल, हमास, ये कॉन्फ्लिक्ट तेज़ी से बढ़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसराइल को बहुत बड़ा खतरा है। अगर न्यूक्लियर वेपन्स ईरान को मिल गए तो बहुत ही बड़ा खतरा है इसराइल को हमेशा के लिए। 2024 आने तक ईरान ने, एजेंसी ने बताया कि भाई उन्होंने 60% प्योरिटी तो हासिल कर ही ली है। उन्होंने 400 से लेके 409 किलोग्राम यूरेनियम 235 ऑलरेडी एनरिच कर लिया है, जिसका मतलब यह है कि 10 बॉम्ब बना सकते हैं वो इससे, अगर वो 90% प्योरिटी तक पहुंच गए तो। अब 90% प्योरिटी, एक चीज़ और स्पेशल है इसमें कि 0 पॉइंट कुछ परसेंटेज प्योरिटी जो यूरेनियम की होती है ना 235 की, वहां से 60% पहुंचने में जितना टाइम लगता है, एफर्ट लगता है ना, उससे बहुत ही कम एफर्ट लगते हैं 60 से 90 पहुंचने में। बड़ा मतलब ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। मतलब कुछ ही महीनों में अगर ईरान चाहे, ईरान अगर कैपेबल हुआ और कोई रोक नहीं पाया, तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा 90% पे। और अभी जून 2025 में जो अभी चल रहा है, इसराइल को ये साफ साफ दिखाई दे गया कि भाई जो और बाकी की चीज़ें होती है ना, जैसे एक तो हो गया कि भाई आपने यूरेनियम 235 बना लिया, उसको प्रिपेयर कर लिया, उसके अलावा जो बाकी की चीज़ें होती हैं आसपास की, जो मेटल होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ में जुड़ने वाली चीज़ें, और काफ़ी लंबा और चौड़ा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है इस टाइम ईरान। और इसराइल को भी कुछ ना कुछ अंदर से इंटेलिजेंस की, उन्हें भी इन्फॉर्मेशन होगी, उनकी भी अच्छी खासी इंटेलिजेंस एजेंसी है। सिर्फ ऑफिशियल एजेंसी का बताना ज़रूरी नहीं है, इसराइल को तो और भी पहले पता चल जाता है। तो जून 2025 में इसराइल को ये कन्फर्म हो गया कि भाई ईरान बहुत आगे बढ़ चुका है न्यूक्लियर वेपन बनाने में, और अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए अभी 12-13 जून को इसराइल ने खुद से स्ट्राइक करी है ईरान के जितने भी न्यूक्लियर कैपेबल जगह थी, जहाँ पे भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे, न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, उस पर अटैक किया है।
अच्छी खासी बड़ी बड़ी फैसिलिटी, और इसका नाम ही ऑपरेशन राइजिंग लॉयन रखा है क्योंकि इसमें ये सिर्फ जो फैसिलिटीज है उनको टारगेट नहीं कर रहे, कई सारे साइंटिस्ट को भी टारगेट कर रहे हैं जो न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई ऐसी रेडिएशन लीक की खबर नहीं आई है, लेकिन आप इस टाइम इमेजिन करके देखो कि क्या लेवल चल रहा है इस टाइम पे। ईरान अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने की जो कैपेबिलिटी है, जो चीज़ें हैं, उसको तेज करेगा, इसराइल करने नहीं देगा, यूएसए भी नहीं करने देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएसए के को भी खतरा है ईरान से सीधे सीधे, वो उन्हें भी टारगेट कर सकते हैं। और ऐसा अगर कुछ होता है तो ऐसा तो है नहीं कि भाई जब कभी न्यूक्लियर का छोटा मोटा भी अगर लड़ाई झगड़े हो गए ना, तो जो गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज इतने बड़े बड़े साइज के कंट्रीज नहीं है। अगर ईरान को कुछ भी थोड़ा बहुत भी दिक्कत आती है, इसराइल को भी दिक्कत आती है, तो बाकी के जो गल्फ कंट्रीज है ना, उनके ऊपर भी दिक्कत आएगी, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब की रेडिएशन का कोई भरोसा थोड़ी है कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक रुकेगी। एजेंसी ने, जो IAEA एजेंसी है, उसने ऑलरेडी वार्न कर दिया है कि भाई ईरान जो है वो अब महीने भी दूर नहीं है, अब वो हफ्ते दूर है न्यूक्लियर बॉम्ब यानी कि यूरेनियम 235 को 90% प्योरिटी पहुंचाने में। और ये टाइम ऐसा आ चुका है कि अब यूएस को, इसराइल को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, और गल्फ कंट्रीज को भी इस पूरे वॉर के अंदर, अगर फॉर्मली नहीं या फिर मिलिट्री वाइज नहीं, तो उन्हें आना ही पड़ेगा बातचीत करने। और बातचीत नहीं हो पाई तो हो सकता है मिलिट्री वाइज भी आना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन इस टाइम पे ऐसी हो चुकी है कि बहुत ही ज़्यादा टेंस, बहुत टेंस। और किसी भी टाइम ईरान कोई ऐसा टेस्ट कर सकता है, और अगर ये टेस्ट हुआ तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा केओस होने वाला है। ईरान एक ऐसा कंट्री है जिसकी सऊदी अरेबिया से नहीं बनती, जो खुद इस्लामिक कंट्री है। ईरान ऐसा कंट्री है जिसकी इसराइल से नहीं बनती, यूएसए से नहीं बनती, यूके से नहीं बनती। ईरान ऐसा कंट्री है जिसको रशिया और चाइना बैक कर रहे हैं डिप्लोमेटिकली। एक तरीके से दो फ्रंट का वॉर हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर 2 देख लो, वर्ल्ड वॉर 1 देख लो, दो डिफरेंट गुट बन जाते हैं और उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। इस बार ऐसे गुट की लड़ाई अर्थ झेल नहीं पाएगी। पहले की लड़ाइयाँ होती थी वो न्यूक्लियर वेपन्स के साथ नहीं होती थी। अब अगर कोई लड़ाई ऐसी हो गई तो वो होगी न्यूक्लियर वेपन्स के साथ, फिर भगवान ही जाने की क्या होगा।